मित्रों नमस्कार, मैं प्रमोद ब्रह्म भट्ट आपका हमारे नवोत्थान यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हैं रमेश पांडे जी। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं और एक स्थानीय समाचार पत्र के संपादक भी हैं। इस लिहाज से इनकी राजनीतिक गतिविधियों पर पैनी पकड़ है। साथ में इनके साथ एक और प्लस पॉइंट जुड़ता है कि ये उत्तर प्रदेश में जो भाजपा ने अपना गढ़ स्थापित किया है उसके ये प्रत्यक्षदर्शी गवाह हैं और अभी हमारे छत्तीसगढ़ में ये सेवाएं दे रहे हैं। पहले भी आप लोग इनसे मिल चुके हैं। तो पांडे जी, आपका तो बहुत बहुत स्वागत। और आप आपने चुनाव तो देखा ही। इस चुनाव में तो सबसे बड़ी बात है, भाजपा को एक बहुत अच्छा बहुमत मिला है, लेकिन कांग्रेस को भी हम ये नहीं कहेंगे, एक अच्छा विपक्ष सामने आया है। इसके साथ ही जो पहली पार्टियां होती थी, मतलब बीएसपी, गोगांपा को एक सीट मिली है, बीएसपी, जोगी कांग्रेस और हमर राज पार्टी का खाता भी नहीं खुला है। ये तो टोटल सिनारियो है। तो आप ये भी जान रहे हैं कि 13 पे भाजपा थी और इतनी अच्छी बढ़त उसको मिली है। तो आप इस चुनाव को भाजपा का इस कम बैक को आप कैसा लेते हैं और इसका नेतृत्व का सेहरा आप किसको देना चाहेंगे? देखिए, हम तो सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से जो हमारे दर्शक गण जुड़े हैं, मैं उनको नमस्कार करता हूं। और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने कम बैक जो 2023 में किया है वो किसी चमत्कार से कम नहीं है। ये हर किसी को पहले उम्मीद नहीं थी कि भारतीय जनता पार्टी इतने प्रचंड बहुमत के साथ वापस आएगी और कांग्रेस को इतनी बुरी तरह से, मेरे ख्याल से कांग्रेस छत्तीसगढ़ में अब तक जो पराजय उसको हासिल हुई उसमें सबसे बड़ी पराजय का सामना कांग्रेस ने किया है। कांग्रेस इसके पहले हमेशा 40 या 40 से प्लस विधायक जीत करके आती थी, भले ही बहुमत नहीं हासिल करती थी, लेकिन इस बार वो 35 पर ही सिमट करके रह गई है। और भारतीय जनता पार्टी 2003, 2008 और 2013 के विधानसभा चुनाव में कभी 50 से प्लस विधायक नहीं जीत कर आई और इस बार वह 54 विधायकों के साथ प्रचंड बहुमत के साथ छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने जा रही। यह भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आपने एक बात कही कि इस भारतीय जनता पार्टी के इस बड़ी जीत का किरदार कौन है, इसका सूत्रधार कौन है। तो मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि सबसे बड़े सूत्रधार तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जिन्होंने लगातार अपनी जनसभाओं के माध्यम से लोकल मुद्दों को उठा करके, भ्रष्टाचार के मुद्दों को उठा करके, और प्रधानमंत्री जी ने जो गारंटियां दी हैं, जो कुछ बातें कही हैं, उसको यहाँ की जनता ने सिरोधार्य किया है। तो निश्चित रूप से बड़े सूत्रधार के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का श्रेय जाता है, लेकिन उसके पीछे भी उनके कई जिम्मेदार और वफादार साथी हैं, जिन्होंने छत्तीसगढ़ में लगातार रह करके छत्तीसगढ़ में जो भारतीय जनता पार्टी के नेता थे उनसे अलग होकर के छत्तीसगढ़ के एक एक गांव को, एक एक क्षेत्र को उन लोगों ने बुना और वहां की समस्याओं को समझा और उस मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी ने इस विधानसभा चुनाव में उठा करके एक प्रचंड बहुमत के रूप में उसको तब्दील कर दिया। इन नामों में एक सबसे बड़ा नाम आता है, जो हिडन नाम कह सकते हैं कि छिपा हुआ नाम है, वो है भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह जी की योजनाबद्ध तरीके से रणनीति जो बनाई है वो बहुत कारगर छत्तीसगढ़ में सिद्ध हुई है। मैंने आपसे पहले भी एक बार इस बात का जिक्र किया था कि अमित शाह जो रणनीति बनाते हैं उसको कोई भांप नहीं पाता और उसका परिणाम बहुत ही चमत्कारिक आता है। उनके जो रणनीति थी उसको साकार करने में जो बड़ा काम किया वो छत्तीसगढ़ के जो चुनाव प्रभारी बनाए गए ओम माथुर जी और केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया जी जो सह प्रभारी बनाए गए,
और नितिन नवीन जी जो सह प्रभारी बनाए गए। इन तीनों लोगों का बहुत बड़ा योगदान छत्तीसगढ़ के चुनाव में जो प्रचंड बहुमत आया है भारतीय जनता पार्टी को, बहुत बड़ा योगदान रहा। मैं आपको एक छोटी सी और बात का जिक्र करना चाहता हूं कि ओम माथुर जी जब प्रदेश के प्रभारी बनकर के पहली बार छत्तीसगढ़ आए तो उन्होंने कुशाभाऊ ठाकरे जो भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश कार्यालय है उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं भी शामिल हुआ था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ओम माथुर जी से सवाल किया गया कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी ने जो धान की कीमत 2500 रुपए प्रति कुंतल किया है और किसानों का कर्ज माफ किया है, इसका तोड़ भारतीय जनता पार्टी चुनाव में क्या लाएगी। तो उन्होंने उस समय कहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने इसका तोड़ निकाल लिया है और सही समय आने पर उसका खुलासा किया जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी ने पूरे समय तक खुलासा नहीं किया अंत तक, लेकिन उन्होंने अपनी घोषणा पत्र में जो किसानों के लिए जो 3100 रुपए प्रति कुंतल धान की कीमत और उसकी कीमत की एक मुश्त भुगतान की व्यवस्था का घोषणा किया, वो अपने आप में एक बहुत चमत्कारिक रहा। और इससे बड़ा चमत्कार उन्होंने दिखाया कि 2017 और 2018 में मुख्यमंत्री तत्कालीन जो रमन सिंह थे, डॉक्टर रमन सिंह, उन्होंने किसानों को बोनस का भुगतान नहीं किया था। भारतीय जनता पार्टी ने इसे अपने दल की कमजोरी मानी और अपनी गलती मानते हुए इस बार के घोषणा पत्र में उन्होंने ये बात स्वीकार कर लिया और घोषणा कर दिया कि 2 साल का जो 2017 और 2018 का रमन सिंह के कार्यकाल का किसानों को धान का बोनस बकाया है, उसको छत्तीसगढ़ में नई सरकार बनते ही उन्होंने तिथि का भी ऐलान कर दिया कि 25 दिसंबर को सुशासन दिवस, जो माननीय प्रधानमंत्री पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन है, उस दिन छत्तीसगढ़ के किसानों को पूरा का पूरा बोनस का 2 साल का बकाया भुगतान कर देंगे। यह एक बहुत बड़ा भारतीय जनता पार्टी का ट्रम्प कार्ड रहा जिसका असर देखने को मिला और कांग्रेस के लोग इस असर को समझ नहीं पाए कि इसका कितना अंडर करंट ये जा रहा है। तो निश्चित रूप से जो आज भारतीय जनता पार्टी को इतनी प्रचंड बहुमत आई है, उसमें भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र सबसे प्रमुख मुद्दा रहा और उस घोषणा पत्र के जवाब में विपक्ष में जो कांग्रेस पार्टी या और भी अन्य दल थे, वो अपनी बात जनता तक पहुंचा नहीं पाए और जो पहुंचाए भी तो उसमें जनता भरोसा नहीं कर सकी और उसका परिणाम यह देखने को मिला कि भारतीय जनता पार्टी आज प्रदेश में प्रचंड बहुमत के साथ जीत करके सामने आई है। जी, अब आगे सवाल करिए आप। देखिए, आप बोल रहे हैं प्रचंड जीत, ठीक जीत तो है प्रचंड, तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन अच्छी जीत है इसमें। और केवल ये जीत ही नहीं है, इसमें पत्रकार, समीक्षक, यहाँ तक कि भाजपा कार्यकर्ता भी भौचक है। मैं एक अजीब सी बात आपको बताना चाहूंगा कि आपको पता है कि बहुत सारे क्षेत्रों से ये खबरें आई थी कि कार्यकर्ता बीजेपी का बहुत अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। कार्यकर्ता 15 साल से कार्यकर्ता उपेक्षित था, ऐसा उनका मानना था, और पिछले समय उपेक्षा कारण वो घर बैठा था। इस 5 साल में ऐसी कोई नाराजगी उसकी गई नहीं थी। फिर भी इतनी जो जीत आई है, इससे तो कार्यकर्ता स्वयं भौचक है। और कुछ क्षेत्रों में तो ये भी कहा जा रहा है कि इस चुनाव में पता चला लोगों को कि कौन अपना है और कौन पराया है। तो मैं उसको दूसरे तरीके से लेता हूं। तो अब जो ठीक है, जीत चुके हैं ये कार्यकर्ता में, अब कार्यकर्ताओं की क्या हैसियत रह जाएगी, क्या क्या स्थिति बनेगी कार्यकर्ताओं की, ये एक विचारणीय प्रश्न है। इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, जो सवाल आप कह रहे हैं वो बिल्कुल जायज है और फौरी तौर पर जो कार्यकर्ता या आम जनता या आम जनमानस में जो चर्चा हो रही वो सच है जो आप कह रहे हैं। लेकिन इसके परिप्रेक्ष्य में आपको मैं कुछ चीजों का उदाहरण देते हुए और साफ करना चाहता हूं जो मैंने देखा है। मैं भारतीय जनता पार्टी का न पदाधिकारी हूं न कार्यकर्ता हूं, लेकिन एक पत्रकार की हैसियत से छत्तीसगढ़ में जो मैंने भारतीय जनता पार्टी को देखा
वो ये देखने को मिला कि इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की पूरी केंद्रीय टीम काम कर रही थी। भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेताओं को कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी गई थी। लगातार मनसुख मांडविया, लगातार ओम माथुर जी और नितिन नवीन जी लगातार पूरे छत्तीसगढ़ में भ्रमण करते रहे और मनसुख मांडविया जी ने लगातार 55 विधानसभा क्षेत्रों में भ्रमण किया है। ये एक बहुत बड़ी बात है कि 55 विधानसभा क्षेत्र में एक केंद्रीय मंत्री को जाने की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व, मैं जहां तक समझता हूं कि वो जान चुका है कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के पास वर्तमान में कोई ऐसा नेता नहीं है जो अपने से कुछ वोटों को भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाल सके। आज भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में जो जीत हासिल करके आई है, उसका पूरा का पूरा श्रेय केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। यहाँ का कोई भी नेता ये दावे के साथ नहीं कह सकता कि मैंने भारतीय जनता पार्टी को जिताया है। ये अलग बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लहर में खुद जीत करके आ गया है। तो जो कार्यकर्ता की बात कर रहे हैं कि आप कार्यकर्ता कहां रहेगा, और निश्चित रूप से आपकी एक बात बिल्कुल 100% जायज है कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता छत्तीसगढ़ के नेताओं के नजर से बहुत ही उपेक्षित रहा है। लेकिन जो मनसुख मांडविया जी ने, ओम माथुर जी ने और नितिन नवीन जी ने और अमित शाह जी ने जो कार्यकर्ताओं को एक भरोसा दिलाया है कि आगे उनकी उपेक्षा नहीं की जाएगी, वो कार्यकर्ताओं के मन में घर कर गया है। अब आने वाले समय में ये देखने को मिलेगा कि वो उसकी सार्थकता कहां तक होती है। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता छत्तीसगढ़ के किसी भी नेता की बात पे भरोसा नहीं कर रहा है। लेकिन वो केंद्रीय नेतृत्व ने जिस टीम को भेजा था, उस टीम ने जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में एक भरोसा स्थापित किया है, कार्यकर्ता उस पर भरोसा कर रहा है, इसी का परिणाम है कि ये जीत नजर आई। और एक बात और कह दूं कि आने वाले कुछ महीनों के बाद ही लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है। अभी कल यानी 3 दिसंबर को जो परिणाम आया है, आज 5 दिसंबर है, 4 दिसंबर को ओम माथुर जी, मनसुख मांडविया जी और नितिन नवीन जी ने भारतीय जनता पार्टी के जो नवनिर्वाचित विधायक होकर के आए हैं, उन सब से 1 to 1 प्रदेश कार्यालय में मुलाकात किया। मुलाकात के बाद सार्वजनिक रूप से सभी को मतलब सामूहिक रूप से एक संबोधन भी दिया। उस संबोधन में ओम माथुर जी ने भी, मनसुख मांडविया जी ने भी और नितिन नवीन जी ने भी कार्यकर्ताओं को और नवनिर्वाचित होकर के जो आए हैं विधायकों को ये स्पष्ट संदेश दिया, स्पष्ट उसको निर्देश भी कह सकते हैं, निर्देश दिया कि आप लोग ऐसा काम करिए कि आने वाले लोकसभा के चुनाव में छत्तीसगढ़ की 11 की 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाए। इसका स्पष्ट निर्देश ये है कि किसी कार्यकर्ता की उपेक्षा नहीं होनी चाहिए और कोई गलत काम नहीं होना चाहिए। और छत्तीसगढ़ के में भारतीय जनता पार्टी के पास एक बड़ी चुनौती इस सरकार में उभर करके आई है। पूरा का पूरा चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार के विरुद्ध, भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाया है और भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक लड़ाई लड़ने की जो बात कही है। तो छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी को भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देना बहुत बड़ी चुनौती होगी। आप जानते होंगे पिछले की भाजपा की जो छत्तीसगढ़ में सरकारें रही हैं, उसमें किस तरह से भ्रष्टाचार हुआ है, किस तरह से भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, किस तरह से भ्रष्टाचार के मुद्दे खड़े हुए थे। तो अभी इस सरकार में भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देना भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी। ये कार्यकर्ताओं के बीच और नेताओं के बीच ये बातें सीधे पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है, जो बड़े नेता हैं, वो लगातार इस बात को संदेश देने की बात कह रहे हैं। जी आगे देखिए, भ्रष्टाचार की आपने बात की तो 15 साल पहले का जो कार्यकाल था उस पे भी वो कोई निर्दोष कार्यकाल नहीं था। भ्रष्टाचार के तमाम उदाहरण भरे पड़े हैं। पहले अपन ने इसमें बात भी की थी और उस समय बात ये थी कि दागी लोगों को लेकर के और नहीं चुनाव लड़ा जा सकता, ये पहले आपने कहा था। अब जब ये अब तो ये बात ये हो रही है कि क्या
पुराना जो दागी मंत्रिमंडल था या मंत्रिमंडल के जो पुराने दागी लोग थे, क्या उनको मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी, ऐसा आप देखिए, मानते हैं? अभी सबसे सबसे बड़ा सवाल जो छत्तीसगढ़ में तैर रहा है, छत्तीसगढ़ में क्या पूरे देश में जो राजनीतिक पृष्ठभूमि से जुड़े लोग हैं, उनकी नजर लगी हुई है कि छत्तीसगढ़ में अगला मुख्यमंत्री कौन बनता है। भारतीय जनता पार्टी किस व्यक्तित्व को, किस चेहरे को छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी देने जा रही है, ये छत्तीसगढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं समझ पा रहे हैं। ओम माथुर जी का आज ही की डेट में कुछ समाचार पत्रों में उनके इंटरव्यू छपे हैं, आपने भी पढ़ा होगा। एक बड़े और प्रतिष्ठित समाचार पत्र ने छापा है, जिसमें ओम माथुर जी ने कहा है कि ना नया ना पुराना, पार्टी का कोई जो श्रेष्ठ होगा, श्रेष्ठतम व्यक्ति हो, कार्यकर्ता होगा, वो राज्य का मुख्यमंत्री बनेगा। इससे आप स्पष्ट समझ सकते हैं कि पार्टी जो दागी चेहरे हैं या जो पुराने लोग हैं, जो मठाधीश टाइप के लोग हैं, जो लोग कुर्सी पर बैठ करके तमाम उसके आड़ में भ्रष्टाचार के काम करते थे, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते थे, उनको शायद इस सरकार में न तो मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, न मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं कि कुछ लोगों के मन में एक तरह से ये बातें उठ रही होंगी और वो सोच रहे होंगे कि नई सरकार में मैं जरूर मंत्री बनूंगा या जरूर मंत्रिमंडल में शामिल होऊंगा। लेकिन आप देखिएगा, जहां तक मेरा आकलन है, जहां तक मैं समझ रहा हूं, जहां तक मैंने अमित शाह को भी समझा है, ओम माथुर जी को भी समझा है, आप देखिएगा नए सरकार में तमाम ऐसे चेहरे मंत्रिमंडल में नजर नहीं आएंगे जो लोग मंत्री बनने का सपना पाल करके बैठे हुए हैं, जो पिछले 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लगातार मंत्री होते रहे, उनको शायद इस बार के मंत्रिमंडल में स्थान मिलने नहीं जा रहा है। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं और आने वाले दिनों में आपके सामने भी नजर आएगा। देखिए पांडे जी, एक बात आपसे पूछना चाह रहा था मैं कि ये जो अब सरकार आई गई है, आपका मानना है, आपका मतलब अनुमान है कि इस बार दागियों को नहीं मिलेगा मंत्रिमंडल में जगह, मुख्यमंत्री भी नया होगा, तो अभी ये बात तो चली रही है, आपके हिसाब से कौन सा ऐसा चेहरा है जिस पर शायद मुहर लग सकती? हम लोग कोई भविष्यवक्ता तो है नहीं, फिर भी एक कयास जो लगाए जाते हैं प्रेस के द्वारा, तो आपको क्या लगता है कि कौन चेहरा हो सकता है? देखिए, अभी जो आप बातें कर रहे हैं उसमें तो मैं एक सिंगल नाम ही मैं कहूंगा, जिस नाम को जो मेरे समझ से इस पूरे चुनाव के परिप्रेक्ष्य में नजर आया कि भारतीय जनता पार्टी को जिसे चुनना चाहिए और जो चुनने के एकदम योग्य है, जो पार्टी का श्रेष्ठतम कार्यकर्ता है, व्यक्तित्व भी उसका श्रेष्ठतम रहा और उस पर कोई दाग नहीं है, कोई आंच नहीं है, वह व्यक्ति है अरुण साव, जो सांसद हैं बिलासपुर के और वर्तमान में मुंगेली से जो विधायक चुने गए हैं और जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। मेरे ख्याल से वो सर्वोत्तम व्यक्ति हैं जिन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। और छत्तीसगढ़ में चूंकि अभी पिछली सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने एक परिपाटी खोल दी है कि एक उप मुख्यमंत्री भी बनाया है और भारतीय जनता पार्टी ने अपने कई राज्यों में भी इसका प्रयोग किया है। उत्तर प्रदेश में भी एक प्रयोग किया है कि 2 उप मुख्यमंत्री बनाए हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है, छत्तीसगढ़ उसकी तुलना में बहुत छोटा प्रदेश है, लेकिन छत्तीसगढ़ में भी एक परिपाटी चल गई है उप मुख्यमंत्री बनाए जाने का भी। तो हो सकता है कि किसी महिला को या किसी आदिवासी चेहरे को उप मुख्यमंत्री के रूप में भी सामने लाया जा सकता है। लेकिन अगर जहां तक मैं कहूं तो मेरे ख्याल से जो अभी तक मैंने देखा है उसमें अरुण साव मुख्यमंत्री बन सकते हैं। अब ये एक मेरा भी अनुमान ही है और अब ये पार्टी के ऊपर है, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के ऊपर है, वो किन्हें मुख्यमंत्री बनाते हैं। जी रमेश जी, अंतिम प्रश्न, अब जब नया मंत्रिमंडल गठन होगा
भ्रष्टाचार के विरुद्ध ही इन्होंने किया है। तो एक बात बताइए कि क्या मंत्रियों को और मुख्यमंत्री को इस छोटे से राज्य में फ्री हैंड मिलेगा, या और भी कुछ आप देखते हैं? देखिए जो अभी भारतीय जनता पार्टी का जैसा नेतृत्व चल रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिशा निर्देशन में, तो चुनाव प्रचार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। और आज जो भारतीय जनता पार्टी को ये बहुमत मिला है उसका भी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री को ही लेनी पड़ेगी। अगर वो किसी को मुख्यमंत्री बनाते हैं या कोई भी मुख्यमंत्री बनता है तो ये ही माना जाएगा कि वो प्रधानमंत्री के निर्देशन में काम कर रहा है। अगर वो गलत काम करता है तो उसका पूरा का पूरा आरोप और पूरा का पूरा जिम्मेदारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ही ऊपर जाएगी। तो अगली बार जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आएंगे तो उनकी बातों पे कोई भरोसा नहीं करेगा। इसलिए ये साफ जाहिर है कि जो भी मुख्यमंत्री बनेगा या जो भी मंत्रिमंडल में शामिल होगा, मैं एक छोटा सा उदाहरण भी दे रहा हूं कि अभी आपने देखा होगा कि तमाम लोग लॉबिंग करा रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री के, मेरा नाम मुख्यमंत्री के रूप में सामने आए। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि नाम नहीं लूंगा, लेकिन कुछ लोग जो लॉबिंग करा रहे थे वो बैकफुट पे आ गए हैं और अब सीधे कह रहे हैं कि जो पार्टी नेतृत्व तय करेगा वही माना जाएगा, उसी को मैं मानूंगा, मैं मुख्यमंत्री की रेस में नहीं हूं। ये साफ जाहिर करता है कि किसी को फ्री हैंड नहीं छोड़ा जाएगा। फ्री हैंड अच्छे कामों के लिए है, लेकिन कोई भी गलत काम करेंगे तो पार्टी के जो केंद्रीय नेतृत्व है उसका डंडा, उसका चाबुक जरूर चलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये इस सरकार में मौका मिलेगा। इस चुनाव में एक बहुत बड़ी घटना हुई है। एक कद्दावर मंत्री के विरुद्ध एक अदना सा व्यक्ति, बलना चाहिए, जिसके पास शायद ठीक से कपड़े भी नहीं थे, ऐसा लोगों का कहना था, उनको खड़ा किया गया। मैं ईश्वर साहू जी की बात कर रहा हूँ, जो साजा से जीत के आए हैं कांग्रेस के कद्दावर मंत्री को हरा करके, रविंद्र चौबे जी को। वो उस घटना को आप किस तरीके से लेते हैं? ये क्योंकि बहुत ज्यादा वायरल है और चर्चित है। जी जी, देखिए आपने ईश्वर साहू का नाम लिया तो मैं तो उनको बहुत भाग्यशाली व्यक्ति समझता हूं, और आज की डेट में वो नेशनल नहीं इंटरनेशनल फेम बन गए हैं। ईश्वर साहू जी पेशे से श्रमिक हैं, मजदूर हैं, और भारतीय जनता पार्टी ने उनको विधायक पद का उम्मीदवार बनाया साजा विधानसभा क्षेत्र से, और इसलिए बनाया कि उनके बेटे की सांप्रदायिक तरीके से हत्या कर दी गई थी, और हत्या करने के बाद राज्य सरकार को जो जिम्मेदारी निभानी चाहिए थी, जो हत्या की घटना के बाद एक्शन लेना चाहिए था, वो राज्य सरकार ने नहीं लिया। उसके लिए शायद ये जिम्मेदार माना गया कि जो वहां के तत्कालीन विधायक थे और राज्य सरकार के मंत्री थे रविंद्र चौबे जी, जो अपराधी तत्व थे, कहीं ना कहीं उनको संरक्षण उनका मिल रहा था, इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। तो भारतीय जनता पार्टी ने जो एक प्रयोग किया छत्तीसगढ़ में, कांग्रेस के लिए बहुत आश्चर्यजनक प्रयोग था। कांग्रेस के जो लीड कर रहे थे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने भी इस पर कमेंट किया था कि भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे व्यक्ति को चुनाव लड़ा दिया है जिसका कोई राजनीतिक अनुभव नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो प्रयोग था वो बिल्कुल सफल नजर आया, और रविंद्र चौबे जो 7 बार के शायद साजा विधानसभा क्षेत्र से लगातार के विधायक रहे, उनको इस चुनाव में एक श्रमिक व्यक्ति से, मजदूर व्यक्ति से, और राजनीतिक जिसकी कोई पहचान नहीं थी, कोई राजनीतिक उसको अनुभव नहीं था, उसने भारी मतों के अंतर से चुनाव हरा दिया। और एक बात का और जिक्र करूंगा, जो मैंने देखा चुनाव प्रचार के दौरान भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता वहां प्रचार करने जाया करते थे, वो अपने भाषणों में कहते थे साफ साफ कि ईश्वर साहू को कोई भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार न समझे, ईश्वर साहू को कोई भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार समझने की गलती न करे, क्योंकि ईश्वर साहू सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उम्मीदवार है, वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी बात थी कि ईश्वर साहू जिनके चप्पल टूटे हुए थे, कपड़े फटे हुए थे,
लेकिन पूरे चुनाव के दौरान उसने एक ऐसा कमाल करके दिखाया है जो आज पूरे प्रदेश में नहीं पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। जी रमेश पांडे जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए और आपसे पुनः भेंट होगी।